जब जुबीन गर्ग की मौत की खबर आई तब खुद उनकी वाइफ जो थी गरिमा सैकिया गर्ग, उन्होंने लोगों से अपील की थी कि उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को उनके लास्ट राइट्स में शामिल होने से न रोकें और उनके ऊपर गुस्सा ना हो, क्योंकि वो बरसों से साथ है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हुआ ये कि अचानक सैटरडे को जुबीन गर्ग की फैमिली ने खुद एक ईमेल किया सीआईडी को, क्योंकि असम के सीएम ने जुबीन गर्ग की मौत को सामने लाने के लिए तफ्तीश सीआईडी को सौंपने का फैसला किया। अब सीआईडी को यह मामला सौंप दिया गया। सीआईडी ने अलग अलग जो भी 60 के आसपास एफआईआर दर्ज हुए थे उनको क्लब किया और अब ये मामला सीआईडी की जांच के हवाले थी। इसी बीच में सैटरडे को गरिमा सैकिया गर्ग ने एक ईमेल किया सीआईडी को असम की और कहा कि वो और उनका परिवार चाहता है कि जुबीन गर्ग की मौत की पूरी इंक्वायरी हो और सच्चाई सामने आनी चाहिए। और इस ईमेल पर 3 लोगों के साइन हैं, एक खुद गरिमा सैकिया गर्ग की, दूसरी उनकी बहन पालमे बोर ठाकुर की और तीसरी उनके अंकल मनोज कुमार बोर ठाकुर के। इन तीनों के सिग्नेचर हैं इस कंप्लेंट पे जो ईमेल आईडी की शक्ल में सीआईडी को भेजा गया। जैसे ही एक कंप्लेंट सीआईडी को मिली, फौरन सीआईडी ने एक सीआईडी के अंदर विद इन सीआईडी एक एसआईटी बना दी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। 10 लोगों की ये टीम बनाई गई है और इस टीम को लीड कर रहे हैं स्पेशल डीजीपी एमपी गुप्ता। अब इस टीम का काम यह है कि जुबीन गर्ग के साथ 19 सितंबर को सिंगापुर में क्या कुछ हुआ वो सच्चाई सामने लाई जाए। जैसे ही ये टीम बनी, सबसे पहला काम यह किया गया कि अराउंड 10 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। लुकआउट नोटिस का मतलब ये होता है कि एक शख्स जो किसी देश में और हमें डाउट है कि वो वहाँ से भाग सकता है, तो उसे भागने ना दिया जाए, उसे रोक के रखा जाए और अगर दिख जाए तो उसे पकड़ कर हवाले कर दिया जाए। अब वो चाहे एयरपोर्ट के रास्ते भागे या बंदरगाह के रास्ते या फिर बाई रोड। तो ऐसी हर जगह पर जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसका काम होता है कि उस लुकआउट नोटिस को देखे और ऐसे लोग अगर उसे दिखाई दें तो फ़ौरन एयरपोर्ट पर दिखे तो वहाँ रोक लें, अगर बंदरगाह पर दिखता है समुद्री रास्ते से आ रहा वहाँ रोक लें, किसी रोड के रास्ते वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा है एक देश से दूसरे देश तो वहाँ रोक लें। तो इन 10 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और सबसे अहम यह है कि ये 10 वो लोग हैं जिसमें ये ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें जो जुबीन गर्ग के मैनेजर हैं और इसके अलावा वो लोग हैं जो उस दिन जब यह हादसा हुआ 19 सितंबर की दोपहर तब उस जगह पर मौजूद थे जहां जुबीन गर्ग की डूबने से मौत हुई थी। असम के सीएम ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर तक की हम मोहलत दे रहे हैं। 6 अक्टूबर तक ये तमाम लोग सीआईडी की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के सामने हाजिर हो और अपना बयान दर्ज कराएं। इनमें श्याम कानू मोहंता जो कि ऑर्गेनाइजर थे, जो 19, 20 और 21 सितंबर को प्रोग्राम हुआ था सिंगापुर में, म्यूजिकल नॉर्थ ईस्ट कल्चरल प्रोग्राम, जिसके लिए ख़ास मेहमान के तौर पर जुबीन गर्ग वहाँ पहुँचे थे, तो उसके ऑर्गेनाइजर हैं श्याम कानू और दूसरे शरत बल्कि सिद्धार्थ शर्मा जो मैनेजर है। इसके अलावा 8 और लोग जो वहाँ मौजूद थे। इन सभी को कहा गया कि आप सीआईडी के सामने पेश हों। इनमें से कुछ पेश भी हो रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ शर्मा और श्याम कानू महंता के बारे में खबर ये है कि ये लोग अब भी सिंगापुर में हैं और इन्हीं के लिए स्पेशली ये लुकआउट नोटिस सर्व किया गया है कि ये सिंगापुर से कहीं बाहर ना निकल जाए, तो उन्हें वहाँ रोका जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, श्याम कानू जो ऑर्गेनाइजर थे, इनके घर पर कल यानी संडे को सीआईडी की इसी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने रेड मारा, छापे मारे और इस छापे के दौरान वहाँ से बहुत सारे पैन कार्ड और बाकी चीज़ें मिली और उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो मामला है ये कई ब्लैक मनी का या फिर मिसयूज़ ऑफ फंड का उसका भी हो सकता है। अब श्याम कानू मोहंता जो ये ऑर्गेनाइजर थे, ये कोई मामूली शख्स नहीं है। इनके एक भाई असम के डीजीपी रहे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस के सबसे बड़े अफसर, जिनका नाम भास्कर ज्योति महंता है। तो ये पहले डीजीपी थे, उसके बाद फिलहाल ये अब भी सर्विस में है और ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है असम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, मुख्य सूचना अधिकारी असम सरकार के, बड़ा पोस्ट होता है। तो जो ऑर्गेनाइजर हैं श्याम कानू महंता, वो एक्स डीजीपी ऑफ असम और अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के भाई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके एक और भाई हैं, ये 3 भाई हैं। तीसरे भाई भी बेहद इंपॉर्टेंट पोस्ट पर असम में। जो तीसरे भाई हैं उनका नाम है नानी गोपाल महंता और ये पहले सीएम हिमंता बिस्वा के एजुकेशन एडवाइज़र थे। मतलब पूरे असम में एजुकेशन को लेके क्या होगा उसको एडवाइस देने वाले सीएम को
इन्हीं ऑर्गेनाइजर जो है श्याम कानू के भाई हैं। तो नानी गोपाल महंता तब एजुकेशन एडवाइज़र हुआ करते थे और इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रही है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर हैं। तो एक शख्स जो शक के घेरे में है, इस पूरे ऑर्गेनाइजर जिसने किया था सिंगापुर में ये प्रोग्राम, दो भाई, दोनों का दबदबा, एक्स डीजीपी ऑफ असम, दूसरे इस वक्त गुवाहाटी के वाइस चांसलर, इससे पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो आप कद, पद और इनकी ताकत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जुबीन गर्ग की शोहरत के आगे ये सारे कद, पद, शोहरत, जो भी चीज़ें थी, इनके दबदबा, ये कहीं कुछ नहीं है। ये असम सरकार ने भी देख लिया। लेकिन सवाल ये है कि असम सरकार ने 6 अक्टूबर तक की मोहलत क्यों दी, जबकि ये पता है कि ऐसे केसेस में हर गुजरता दिन सबूतों के साथ, बाकी चीज़ों के साथ खिलवाड़ कर सकता है। अब या तो जुबीन गर्ग के प्रति जो लोगों की मोहब्बत है, जो दीवानगी है, उसको देखकर शायद असम सरकार दबाव में है और इसलिए किया, वरना तो फिर पूरा ही होना चाहिए। और दूसरा एक और भी चीज़ है, वो एकदम प्योर क्राइम का मामला है। जुबीन गर्ग की मौत हुई है सिंगापुर में। अगर जुबीन गर्ग की मौत एक साजिश है, मर्डर है, तो फिर हमारा जो कानून है यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही पता चलता है कि मर्डर है, तो जो भी इसमें अक्यूज्ड होंगे, आरोपी होंगे, कातिल होंगे, उनको फिर सिंगापुर की कोर्ट सजा देगी, उनको वहाँ पेश किया जाएगा। हमारी पुलिस को उनको हवाले करना पड़ेगा, डिपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ इंक्वायरी भी कर लें, सेकंड पोस्टमार्टम भी कर लें, CID भी बना लें, सब कुछ कर लें, हासिल क्या होना है? हासिल कुछ नहीं होना है, क्योंकि जहाँ क्राइम हुआ है असली हक उन्हीं का है सब कुछ करने का। तो फिर ये सब क्यों? तो शायद लोगों के जज्बात को देखते हुए सरकार को झुक कर ये करना पड़ा है। जो फैमिली की कंप्लेंट के बाद CID ने FIR दर्ज किया है जुबीन गर्ग की वाइफ गरिमा गर्ग के ईमेल के बाद, उसमें स्पेशली बहुत सारे सेक्शन हैं। 3 इंपॉर्टेंट है। पहला है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी एक आपराधिक साजिश। आपराधिक साजिश कि जानबूझकर यहाँ से जुबीन गर्ग को सिंगापुर ले जाया गया एक कल्चरल फेस्टिवल के नाम पर, और फिर वहाँ उनकी मौत को एक हादसा दिखाया गया। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। दूसरा है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी गैर इरादतन हत्या। पता था कि ऐसा करने से आदमी मर सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा करने दिया। ये इसलिए सेक्शन लगा है क्योंकि जब स्कूबा डाइविंग या तैराकी की बात आ रही है, तब वो जो वीडियो सामने आया उससे पता चला कि उन्होंने कोई प्रोटेक्शन के लिए ड्रेस नहीं पहन रखा था, जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है वो नहीं पहन रखा था। तो दूसरा है गैर इरादतन हत्या। पहला है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दूसरा है गैर इरादतन हत्या, और तीसरा है लापरवाही से हुई मौत का नेग्लिजेंस। तो ये तीनों मामले जो है ये गैर जमानती हैं। तो FIR में ये 3 मामले दर्ज हैं, और इसमें नामजद अभी तक हैं श्याम कानू महंता, इस पूरे सिंगापुर के ऑर्गेनाइजर जो उन्होंने किया था, और दूसरे सिद्धार्थ शर्मा जो खुद मैनेजर रहे। तो अभी सारा मामला तो दर्ज हो चुका है। अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है। कुछ ऐसे सिंगर और कुछ ऐसे म्यूजिशियन थे जो वहाँ मौजूद थे। संडे को भी वो CID के सामने पहुँचे और उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए, और CID उनके बयान दर्ज कर दी। इसके अलावा CID ने ये कहा है कि ऐसे तमाम लोग जो 19 सितंबर को जब ये सब कुछ हुआ और वहाँ मौजूद थे, वो खुद आगे आए, और अगर उनके पास कोई जानकारी है तो वो जानकारी दें। तो ऐसे लोग भी अब धीरे धीरे करके आ रहे हैं। इस बीच में जो मेन टीम थी, क्लोज फ्रेंड कहें या सिंगापुर में मौजूद थे इसी कल्चरल फेस्टिवल के लिए, इनमें से एक एक्ट्रेस है निशिता गोस्वामी, इसके अलावा एक सिंगर है अमृत प्रभा महंत, और एक म्यूजिशियन है संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी। इन तीनों से सैटरडे और संडे लगातार 2 दिन CID पूछताछ कर चुकी है, और तीनों वहाँ पहुँचे थे। उसकी वजह है कि ये तीनों 19 सितंबर को सिंगापुर में मौजूद थे। तो बहुत कुछ ये बता सकते हैं कि उस वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या था, ऑर्गेनाइजर का व्यवहार क्या था, मैनेजर का क्या रवैया था, जब स्विम करना नहीं चाहते थे या स्कूबा डाइविंग नहीं करना चाहते थे तो जबरन क्यों भेजा, बिना लाइफ जैकेट के कैसे पानी में उतार दिया, ये सारी चीज़ें। और जुबिन की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 52 ईयर्स। तो जब इस तरीके की सारी चीज़ें आई हैं तो अब इंक्वायरी होगी तो सब कुछ पता चलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत मुमकिन है कि लोगों की भावनाओं और जज्बात को देखते हुए सरकार ये सब कर रही है, लेकिन मेरा डर ये है कि इसका हासिल लास्ट में क्या होगा,
क्यों? क्योंकि जैसे ही ये प्रूफ या साबित हो गया कि ज़ुबीन गर्ग की मौत नेचुरल नहीं थी, डूबने से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कुछ और साजिश थी, इसी साजिश के तहत उन्हें गुवाहाटी से सिंगापुर बुलाया गया और फिर उन्हें रास्ते से हटाया गया, तो जिस सरजमीन पर क्राइम होता है उसी सरजमीन पर सारी रिपोर्ट दर्ज होती है, वहीं की अदालत में उसका मुकदमा चलता है, तो सब कुछ फिर वहाँ होगा। हालांकि इस बीच फैमिली ने यह भी कहा है कि जो भी ज़ुबीन की म्यूज़िक या बाकी काम है उसके कॉपीराइट्स को भी सरकार प्रोटेक्ट करे। तो सरकार ने भरोसा ये भी दिया है कि ठीक है, हम ये कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सेकंड पोस्टमार्टम हो चुका है और तमाम कोशिशें जारी हैं सेकंड पोस्टमार्टम की कुछ रिपोर्ट सामने आ जाए, लेकिन सेकंड पोस्टमार्टम की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, जबकि शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी होती है। तो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया जा रहा है? ज़ुबीन गर्ग के जो लाखों चाहने वाले हैं, जो लगातार मांग कर रहे हैं, उन तक ये रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं पहुंची? सरकार को पहुंचाने में या बताने में क्या गुरेज है, क्या परेशानी है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट सामने आनी चाहिए थी। अब मुझे लगता है कि CID की जांच होगी, थोड़ा वक्त बीतेगा, धीरे धीरे लोग, सरकार को लगता है कि अपने चहेते के प्रति उनका प्यार कम होता जाएगा, भूलते जाएंगे, क्योंकि वक्त बड़ा जालिम होता है और हर ज़ख्म पर जो मरहम है वो लगता है, फिर धीरे धीरे वो दर्द कम हो जाता है। तो शायद इसी चीज़ का भी इंतज़ार हो, वरना मुझे और कोई वजह नज़र नहीं आती कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने या सार्वजनिक करने में क्या प्रॉब्लम है। खैर, उधर सिंगापुर से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मंगाने की कवायद और बातचीत हुई है, अभी तक उसका भी अपडेट नहीं है। तो इस पर आगे जो भी अपडेट होगा आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे और इस खबर पर हमारी और हमारी टीम की पूरी नज़र रहेगी। जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, कुछ नया डेवलपमेंट होगा, मैं आप तक पहुंचाऊंगा।